क्या आईसीजे के हुक्मों को न मानने पर इजराइल पर पाबंदी लगाई जा सकती है? आईसीजे के फैसले के एक हफ्ते बाद क्या इजराइल कोर्ट के अहकामात का पालन कर रहा है? इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन इजराइल ने अब तक आईसीजे के फैसलों की अनदेखी की और लगातार गजा पर अपने हमले जारी रख रहा है। अब अगर आगे भी इजराइल आईसीजे के फैसले की खिलाफ वर्जी करता है तो इजराइल पर बैन लगना तय है। आईसीजे के जरिए इजराइल को नस्लकुशी के अमल को रोकने का हुक्म देने के बाद भी उसके हमलों से गजा में सैकड़ों और लोग मारे गए। दिसंबर में इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका के जरिए किए गए जेनोसाइड मामले में आईसीजे के इमरजेंसी फैसला जारी किए हुए एक हफ्ता बीत चुका है। अपने आखिरी फैसले में हेग की अदालत ने इजराइल को आखिरी इकदामात का पालन करने का हुक्म दिया था। इनमें से अदालत ने इजराइल को जेनोसाइड को रोकने के लिए हर मुमकिन अमल करने, जेनोसाइड को रोकने और गजा में शहरियों को बुनियादी खिदमात और इंसानी इमदाद के इकदाम को यकीनी बनाने के लिए फौरन और मौसर कदम उठाने का हुक्म दिया था। लेकिन बुध को साउथ अफ्रीका के वजीर खारजा नलेदी पडोर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इजराइल ने गजा में कुछ ही दिनों में सैकड़ों शहरियों को कत्ल करके अब तक आईसीजे के फैसले की अनदेखी की है। आगे सवाल अब ये भी है कि क्या इजराइल ने जेनोसाइड को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं? तो आपको बता दें कि आईसीजे के फैसले के बाद इस हफ्ते भी इजरायली फौज ने गजा में अपना हमला जारी रखा है, जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। साउथ अफ्रीका के वजीर खारजा ने इस पर बयान देते हुए कहा कि पिछले 3 या 4 दिनों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और साफ तौर से इजराइल का ये मानना है कि उसके पास अपनी मर्जी से काम करने का लाइसेंस है। सवाल यहाँ एक और है कि क्या आईसीजे के फैसले के बाद इजराइल ने कोई नया मुतनाज़ा कदम उठाया है? सवाल यहाँ पे एक और है कि क्या आईसीजे के फैसले के बाद इजराइल ने मुतनाज़े बयान देने वाले अपने वजीरों के खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया है? तो आपको बता दें कि जुमेरात को इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेट ने साफ किया है कि इजराइल गजा में अपने फौजी मुहिम को बंद करने का इरादा नहीं रखता है। इसके अलावा नेतन्याहू ने भी मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया था कि वो जंग नहीं रोकेगा। इन सब बातों के अलावा ये भी जानना जरूरी है कि क्या इजराइल ने जेनोसाइड से मुतालिक बयान देने के लिए अपने वजीरों को सजा दी या उनके बयान की मुखालिफत की। साइड के लिए उकसाने वाले बयान देने वाले इजरायली वजीरों और अफसरान के खिलाफ इजराइल क्या कार्रवाई करने का इरादा रखता है, इसके बारे में अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया। सवाल यहाँ एक और है कि क्या आईसीजे के फैसले के बाद इजराइल ने कोई नया मुतनाज़ा कदम उठाया है? आपको बता दें कि इजरायली वजीरों और अफसरानों के जरिए फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी करने के बयानों को लेकर साउथ अफ्रीका ने आईसीजे में एक अहम मुद्दा बनाया था, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इजराइल ने गजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए कदम उठाए हैं? तो आपको बता दें कि आईसीजे के फैसले के बाद दिसंबर की शुरुआत से तमाम इमदादी मदद की गाड़ियां गजा पट्टी के बाहर फंसी हुई हैं, जिन्हें इजराइल की घेराबंदी और एनक्लेव पर बमबारी की वजह से दाखिल होने से रोक दिया गया है। मदद पहुंचाने वाली एजेंसियों का इल्जाम है कि इजराइल बमबारी नहीं रोक रहा है, इसलिए गजा में इमदाद नहीं पहुंच पा रही है, जिसके पीछे इजराइल का बड़ा हाथ है और ये इजराइल की सोची समझी साजिश है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आईसीजे के हुक्मों को न मानने पर इजराइल पर बैन लगाया जा सकता है, और अगर बैन लगता है तो इजराइल का क्या होगा? आईसीजे का फैसला मानने के लिए इजराइल कानूनी तौर से मजबूर है। अगर ये पाया जाता है कि उसने आईसीजे के हुक्मों को नहीं माना है और उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी मेंबर इस मामले को यूएनओ की फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी को भेज सकता है, जो तब इस बात पर वोट करेगा कि इजराइल को आखिरी इकदामात करने की जरूरत है या नहीं। अगर वो अभी भी ऐसा करने से इनकार करता है तो इजराइल को यूएनओ की पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें इकोनॉमिक और तिजारत और हथियारों पर बैन और हुकूमत पर सफर करने की पाबंदी शामिल हो सकती है। यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल को एक कदम आगे बढ़कर ताकत के जरिए मदाखलत करने की भी इजाजत देता है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल को मजबूरन आईसीजे का फैसला मानकर
जंग को रोकना होगा। लेकिन यहाँ एक बात और है कि किसी भी पाबंदी को इजराइल के करीबी मददगार अमेरिका के जरिए वीटो किया जा सकता है। आपको बता दें कि अब तक अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ लाई गई किसी भी तजवीज पर वीटो किया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास ये इख्तियार है कि वो इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की पाबंदी को खत्म कर सकता है, जिसके इम्कान ज्यादा लगते हैं। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर नेव गॉर्डन ने बताया कि अगर अमेरिका आईसीजे के फैसले की बुनियाद पर सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज पर वीटो करता है तो ये साफ जाहिर होगा कि अमेरिका का इजराइल को जंग को जारी रखने में पूरा ताउन है। अमेरिका की फौज ने ड्रोन हमले के पहले जवाबी कार्रवाई में सीरिया और इराक में ठिकानों के खिलाफ दर्जनों हवाई हमले किए हैं, जिसमें जॉर्डन में एक सुदूर अमेरिकी अड्डे पर 3 फौजी मारे गए थे। अमेरिका सदर जो बाइडेन ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का जिक्र करते जुमे को एक बयान में कहा, मेरे हुक्म पर अमेरिकी फौजी दस्तों ने इराक और सीरिया में उन ठिकानों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल IRGC और मिलिशिया अमेरिकी बलों पर हमला करने के लिए करते हैं। हमारा जवाब आज से शुरू हुआ। ये हमारी पसंद के वक्त और ठिकानों पर जारी रहेगा। सेटकॉम ने कहा कि उसकी फौज ने अमेरिका से उड़ाए गए लंबी दूरी के बम वर्षक जहाजों समेत कई जहाजों के साथ दोनों मुल्कों में 85 से ज्यादा लक्ष्य पर हमला किया। सेंटकॉम ने कहा कि जिन ठिकानों पर हमला किया गया है उनमें कमांड और कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर, खुफिया मरकज, हथियारों के जखीरे और मिलिशिया या IRGC की फोर्स से जुड़े दूसरे ठिकाने शामिल हैं। इतवार को जॉर्डन सीरिया बॉर्डर के पास टावर 22 नामक फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फौजी मारे गए और लगभग 40 जख्मी हो गए। ईरान से जुड़े ग्रुप्स के इत्तेहाद इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने हमले का हुक्म देने से इनकार करते हुए कहा कि ग्रुप्स अपनी मर्जी से कार्रवाई करते हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ओंटारियो सूबे के मिसिसॉगा शहर में एक मस्जिद के खिलाफ हमले की मजम्मत की, जिसकी तफ्तीश नफरत फैलाने वाले जुर्म की शक्ल में की जा रही है और इसकी तफ्तीश करने वालों ने इसे इस्लामोफोबिया में इजाफे का सबब बताया है। पुलिस ने कहा कि क्यूबेक शहर में मस्जिद पर हुए हमले, जिसमें 2017 में 6 लोगों की मौत हो गई थी, बरसी की शाम इतवार को किसी ने मिसिसॉगा मस्जिद में खिड़की से हमला किया। खबर है कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। ट्रेडो ने एक्स पर कहा, इस्लामोफोबिया की हमारे किसी भी बिरादरी में कोई जगह नहीं है। ये बुज़दिलाना, परेशान करने वाला और नापसंदीदा अमल है। मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। कनाडाई मुसलमानों की नेशनल काउंसिल ने कहा कि ये हमला मुल्क भर में नफरत फैलाने वाला और फिक्र में डालने वाला इकदाम है। नवंबर में टोरंटो में अफसरों ने कहा कि गजा लड़ाई की शुरुआत के बाद से कनाडा के सबसे बड़े शहर में यहूदी मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ नफरत फैलाने वाले जुर्म की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। इजरायली अदादोशुमार के मुताबिक गजा सपोर्टर ने 7 अक्टूबर के बाद से दुनिया के कई हिस्सों में यहूदी मुखालिफ एहसास और इस्लामोफोबिया में इजाफा देखा है। मरकज की मोदी हुकूमत ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। हुकूमत ने बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को मुल्क के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। पीएम ने कहा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। मैंने भी उनसे बात की है और इस अवार्ड से नवाजे जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी। हमारे वक्त के सबसे बड़े सियासी लीडरों में से एक, भारत की तरक्की में उनकी शिराकत नाकाबिले फरामोश है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी की जिंदगी का सफर जमीनी सतह पर काम करने से शुरू होकर नायब वजीर आजम के तौर पर मुल्क की खिदमत करने तक का है। उन्होंने हमारे वजीर दाखिला और वजीर नशरियात की जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दिया। आवाम की खिदमत में आडवाणी की शफाफियत हमेशा याद रखी जाएगी। आडवाणी ने सियासी अखलाकियात में एक मिसाली मियार कायम किए हैं। उन्होंने नेशनल यकजहती और सकाफती को आगे बढ़ाने की सिमत में बहुत काम किए हैं। उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना मेरे लिए बहुत जज्बाती लम्हा है। मैं इसे हमेशा अपनी अच्छी किस्मत समझूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के मुताबिक मौके मिले। तो वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड दिए जाने के ऐलान से जमात इस्लामी हिंद भड़क उठा है। तंजीम के नेशनल सेक्रेटरी मलिक मोहतसिन खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा हुकूमत में ऐसे ही लोगों को अवार्ड दिए जाने की उम्मीद की जा सकती है जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई है।
उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए ये भी कहा कि हुकूमत नफरत के बलबूते अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने एजेंडे के मुताबिक काम कर रही है। मौजूदा वक्त में चल रहे हालातों को लेकर मिल्लत की एक बड़ी तंजीम जमात-ए-इस्लामी हिंद ने अपने हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल और ब्रॉडकास्ट बिल जैसे अहम मुद्दों पर बात की। कि हमारे इस मुल्क में जो वाराणसी में, बनारस में जो जामे मस्जिद है, जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़ है, उस मस्जिद के बारे में लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उस मस्जिद को वहाँ से हटा दिया जाए और मस्जिद की जगह मंदिर बनाई जाए। अब इस पर जो है मुकदमाबाजी चल रही है। अब मुकदमाबाजी में जो हालिया दिनों वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त है, ये फ़ैसला सही नहीं है। इस पर हमें तशवीश है। बहुत ही अफसोसनाक है और इस तरह का फ़ैसला देकर अदालत ने कोर्ट के प्रोसीजर्स को भी और इस मुल्क के कानून को भी कमज़ोर किया है, क्योंकि 1991 का 1991 का जो कानून है वो साफ बता रहा है कि किसी जगह की जो स्थिति 1947 में थी 15 अगस्त, उसको बदला नहीं जा सकता। तो एक तरह से जहाँ कभी पूजा नहीं हुई, हालांकि कहा जा रहा है 1993 तक पूजा हो रही थी, बिल्कुल गलत बात है। तो इजाज़त देकर, और वो भी डिस्ट्रिक्ट जज जो एक दिन बाद में रिटायर होने वाला है। पार्लियामेंट में AIMIM चीफ और हैदराबाद से पार्लियामेंट मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मोदी हुकूमत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी पुजारी सम्राट की तरह काम कर रही हैं। मोदी हुकूमत में मुस्लिमों को दबाने की कोशिश हो रही है। हुकूमत हर मस्जिद हमसे छीनना चाहती है। ओवैसी ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत में मुसलमान सोचते हैं कि उनकी शनाख्त को खतरा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं, अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारे वजूद को ख़तरा है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट इस मुल्क में अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है। सबसे कम एनरोलमेंट अगर है तो मुसलमानों में, हायर एजुकेशन में। दिल्ली के मेहरौली में वाक़ई 600 साल पुरानी मस्जिद पर 30 जनवरी को बुलडोजर चलाया गया। DDA की तरफ से अचानक की गई इस कार्रवाई ने मामले को दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा दिया है। वहीं हाई कोर्ट ने भी दिल्ली तरक्की अथॉरिटी से इस पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या आपने मेहरौली की इस तारीखी मस्जिद को गिराने से पहले कोई इत्तला दी थी। दूसरी तरफ DDA का कहना है कि उसने डिमोलिशन ड्राइव मुहिम के चलते मस्जिद को जमींदोज किया है। बहरहाल मामला कोर्ट में है। DDA को एक हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। बता दें कि 30 जनवरी को दिल्ली तरक्की अथॉरिटी का बुलडोजर दिल्ली के मेहरौली पहुंचा था। उसने मेहरौली में वाक़ई 600 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी। DDA पर मकामी लोगों का इल्जाम है कि उन्हें किसी भी तरह का नोटिस नहीं मिला और कार्रवाई अचानक बिना किसी इत्तला के की गई है। DDA ने जिस अंखुदजी मस्जिद को अपने बुलडोजर से गिरा दिया है, उसकी भी एक तारीख है। मकामी लोगों और खास बिरादरी के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद आज से करीब 1300 साल पहले बनाई गई थी। मस्जिद पर अचानक हुई इस कार्रवाई से दिल्ली वक्फ बोर्ड नाराज है। ये मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है। DDA ने यह भी कहा कि कमेटी ने 4 जनवरी को अपनी सिफारिश दी थी। DDA ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी कार्रवाई गैर कानूनी है। बताते चले कि दिल्ली तरक्की अथॉरिटी की इस कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। वजीर आला एकनाथ शिंदे के जरिए कारकुन मनोज जारंगी को मराठा रिजर्वेशन का मसौदा तजवीज सौंपने के एक दिन बाद मुस्लिम लीडरों के एक ग्रुप ने अपनी बिरादरी के लिए 5% रिजर्वेशन की मांग दोहराई। साबिक अकलियती उमूर के वजीर आरिफ नसीम खान ने कहा, 2014 में कांग्रेस NCP हुकूमत ने सूबे के मुसलमानों के बीच 50 इक्तिसादी हैसियत के मद्देनजर पसमानदा तबकों की पहचान की थी और उन्हें तालीम और नौकरियों में 5% कोटा दिया था। जब इस कोटे को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो उसने तालीम में 5% रिजर्वेशन की इजाज़त दी, लेकिन बाद की हुकूमत ने इस हुक्म को कभी लागू नहीं किया। हाल ही में NCP लीडर सलीम सारंग एक वफ्द को लेकर डिप्टी CM
अजीत पवार के पास गए, जिन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत मुसलमानों को कोटा देगी। कारकुन MA खालिद ने कहा कि मराठाओं की तरह मुस्लिम बिरादरी को भी रिजर्वेशन के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खालिद ने अपनी बात को आगे बोलते हुए कहा कि ये हुकूमत कम से कम मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन दे सकती है, जिसकी हाई कोर्ट ने भी इजाजत दी थी। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के MLAs की खरीद फरोख्त के इल्जाम के मामले की तफ्तीश के लिए क्राइम ब्रांच के ACP केजरीवाल को नोटिस देने उनके घर पहुंचे, लेकिन CM के घर पर मौजूद अफसरों ने पुलिस के नोटिस को नहीं लिया। जराये के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी उनके MLAs को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस मसले में उनके 7 MLAs से कांटेक्ट भी किए गए। क्राइम ब्रांच के जराये के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के घर ACP क्राइम ब्रांच पहुंचे, लेकिन CM ऑफिस नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि क्राइम ब्रांच केजरीवाल को पर्सनली नोटिस देना चाहती है और उनकी रिसीविंग चाहते हैं। CM ऑफिस का कहना है कि पुलिस नोटिस नहीं दे रही, पुलिस मीडिया को लेकर आई है। पुलिस का मकसद नोटिस देना नहीं बल्कि बदनाम करना है। कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आज न्याय संकल्प रैली का इनेकाद किया। इस रैली में कांग्रेस के पोलिंग बूथ लेवल के कारकुनान से लेकर सीनियर लीडर भी शामिल हुए। आवाम से खिताब करते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने सबका सत्यानाश कर दिया है। और ये गरीबों की भलाई, सबका साथ क्या है? वो सबका साथ, सबका विकास। अरे वो जान लो भाई, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी ने कर दिया सबका सत्यानाश। क्या इंडिया इतिहाद से बाहर होना चाह रही हैं ममता बनर्जी? जी हां, ये सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा में है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मगरिबी बंगाल में अकेले लोकसभा इंतखाबात लड़ने के ऐलान के बाद से ममता बनर्जी और कांग्रेस में आर पार की जंग शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि उन्हें शक है कि कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में 40 सीटें भी जीत पाती है या नहीं।